स्टूडेंट नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज की क्लास है बेटा वो 10th क्लास के रियल नंबर पे होने जा रही है। ठीक है, अपना आपको या अपने चैनल को इंट्रोड्यूस ना करते हुए चलिए हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जो रियल नंबर है बेटा, हम नंबर सिस्टम को हम छोटी क्लास से ही समझते आ रहे हैं। यानी हम जो लोअर लेवल की क्लासेस थी, हमारी अर्लियर क्लासेस थी 6, 7, 8 में ही, वहाँ से हम नंबर सिस्टम को स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक तरीके से मैं इसको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो जाए। ठीक है, तो रियल नंबर को स्टडी करने के लिए इसका रिकैप्चुलेशन करते हैं। हमने स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर से, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाते हैं उसमें। नेचुरल नंबर जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते थे, तो ये होते क्या थे, हम पढ़ते थे छोटी क्लास के अंदर नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर उन ग्रुप्स को कहा मतलब नंबर्स के उस ग्रुप को या एग्रीगेट को, ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, सेट को कहा जाता था जो हमारे 1 से स्टार्ट होते थे। तो बेसिकली हमारे काउंटिंग या नेचुरल नंबर क्या होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हुआ करते थे। नेचुरल नंबर बेसिकली पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, फिर हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमने होल नंबर के बारे में भी स्टडी करा। ठीक है, होल नंबर आप क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे कि जब हम नेचुरल नंबर के सेट या कलेक्शन या ग्रुप के अंदर हम जीरो को इंक्लूड कर देते तो हम जो नया सेट या नया एग्रीगेट ऑब्टेन करते वो हमारा क्या कहता है, होल नंबर। यानी वी कैन से दैट व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द सेट और द कलेक्शन ऑफ natural number what we get another set or collection that is known as a whole number। यानी हमारे पास में जो होल नंबर होते हैं वो जीरो भी होल नंबर है, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे होल नंबर हैं। क्लियर है। हम छोटी क्लास में एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो अपना आप में नेचुरल नंबर नहीं है। फिर हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हमने पढ़ा था इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर हमने पढ़ा था कि इंटीजर के अंदर क्या होता है कि कंबाइन कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर का। यानी इसके अंदर हमारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंबाइन कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इज नॉन एज अ सेट या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे इंटीजर्स होते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, माइनस 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 माइनस। तो ये वो सारा कलेक्शन हमारा इंटीजर्स कहलाता है। इसके बाद में हमने एक अनदर कलेक्शन को डिफाइंड करा था या सेट को, जिसे हमने बोला था रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते थे जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। वेयर पी एंड क्यू क्या आते हैं हमारे, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स थे, आपने पढ़ा होगा। और एक कंडीशन अप्लाई थी कि जो क्यू है यानी जो डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आपको याद होगा इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे 7/3 माइनस 9/2 0/3 7 ओनली, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लगा देते हैं। यानी सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर ये भी सारे हमारे इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये तो था हमारा, इनको मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये थे हमारे होल नंबर्स और ये थे हमारे इंटीजर्स और ये रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता था द नंबर्स विच कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। यानी जिन नंबरों को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू हमारे अपना आप में इंटीजर्स हैं। लेकिन कंडीशन ये है बेटा कि जो क्यू है यानी जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, जो क्यू है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इस केस में ये नेचुरल नंबर ये हमारा रेशनल नंबर है, बट अगर मैं इसको ऐसे कहूँ 3/0, ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है। इसके बाद में हम 9th क्लास तक में आए थे तो हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था।
इरेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर उन नंबरों को कहा जाता था जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते थे। क्लियर है? लेकिन इस डेफिनेशन से, ये एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन अपना आप में वैसे कंप्लीट है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा और एडवांस समझने के लिए हमने इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करा था कि भाई वो नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। या हम कहते हैं कि अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, जिन नंबरों का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाई वगैरह होता है, हमारा पाई हो गया, रूट की टर्म होती है, तो वो हमारे क्या कहलाते थे, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते थे। तो नंबर सच दैट जैसे हमारा √3 1/√2, ये अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है ना, √3 - 7 1/√3 + 4, तो इस तरह के नंबर हो गया। हमारा जो पाई था ये भी हमारा क्या था, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी 22/7 होती है। ये भी हमारा क्या था, मतलब एक तरीके से रेशनल नंबर था, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा सारे, हम ये 9th क्लास तक के स्टैंडर्ड में हम सब चीज़ों को समझ सके थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमारा इवन हम 9th क्लास में हम थोड़ा रियल नंबर को भी स्टडी करके आए थे हम, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हमने उनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ी है हमने, ठीक है ना, कि रियल नंबर क्या होता था, हमारा एक कंबाइन कलेक्शन या सेट होता था रैशनल और इरेशनल नंबर का। यहाँ हम 10th क्लास में रियल नंबर को वाइडली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, और आगे हम पढ़ने जाएंगे इसके बारे में HCF, LCM और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो हम यहाँ रियल नंबर को थोड़ा वाइड यानी एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन तो वही है इसकी जो हमारी 9th क्लास में थी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं रियल नंबर बताता हूँ। एक्चुअली वैसे रियल नंबर नथिंग बट द कंबाइंड कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमारा 10th स्टैंडर्ड में हमें जो पढ़ना है वो रियल नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले बेटा रियल नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर का होता है मीनिंग अ कंबाइन कलेक्शन बोलो या ग्रुप बोलो, या आप हायर क्लास में इन कलेक्शन को सेट की फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी अ कंबाइन कलेक्शन या ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड, ठीक है, ग्रुप या सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो हमारे रियल नंबर के अंदर सभी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, इवन नेचुरल नंबर, हमारा होल नंबर, हमारा इंटीजर, हमारा रेशनल, हमारा इरेशनल। बट आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको छोड़ के, ठीक है। बाकी आप 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी नंबर बोलो वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, इवन चाहे वो पॉजिटिव हो, या 4, 5, 6 हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, -1, -2, -3, या डेसिमल की फॉर्म में हो, 3.5 हो गया, 9.887 हो गया, या कोई रिपीटिंग नंबर हो 0.3333 एंड सो ऑन, या हमारे रूट में हो, यानी जो सभी नंबर आप जो भी सोचते हो नेगेटिव, पॉजिटिव या डेसिमल फॉर्म में, रैशनल, इरेशनल, वो हमारे सारे इंक्लूड होते हैं हमारे रियल नंबर के अंदर। क्लियर है? रियल नंबर यानी जब भी हम 10th स्टैंडर्ड तक की बात करें, सभी नंबर जो भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो बच्चा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ढंग से, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हम डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी से वैसे भी आप पहले से ही फैमिलियर हो, लेकिन फिर भी डिविजिबिलिटी को हम एक नए तरीके से पढ़ते हैं, क्या होता है डिविजिबिलिटी का मीनिंग, ठीक है। चलो देखो बेटा, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब कोई एक नंबर,
जब कोई एक इंटीजर या नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है कि डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो हम कहेंगे वहाँ पे डिविजिबिलिटी हुई, यानी एक नंबर ने कम्प्लीटली दूसरे नंबर को डिवाइड करा। जैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी डिविजिबिलिटी, हेडिंग लगाते हैं हम डिविजिबिलिटी, जैसे समझते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एक डिवीज़न है, मान लो आपको डिवाइड करना है 36 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस को इस तरीके से अप्लाई करते हो। 36 को डिवाइड करना हमें किससे, 4 से, तो हम 4 की जो टेबल है वो 36 के लिए पढ़ते हैं, या तो उसके बराबर आ जाए या इसके मतलब इससे छोटा आ जाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 4 क्या है, 36 से एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी 4 9 36, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर, यानी इसको कहा जाता है हमारा रिमाइंडर। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 है और ये हमारा क्वोशिएंट कहा जाता है, ठीक है। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइज़र, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्लियर है बेटा? यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पास में रिजल्ट आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई बच जाता है, अगर कम्प्लीटली डिवीज़न नहीं होता, तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर आइदर 0 हो सकता है और कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, मान लेते हैं हम इसको कंसिडर, हम नॉमिनेट कर देते हैं कि हमारा a = 36 है और b = हमारा 4 है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक 9, एक अनदर नंबर आया है 9, उसको हम q से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और वहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर ऐसा होता है कि जहाँ हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं हम 4 टाइम्स ऑफ 9, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ 9। यानी अगर हमने इसको a से डिनोट करा है और इसको हमने करा है b से और 9 को हमने करा है q से, तो हमारे पास में ये रिजल्ट अवेलेबल है। यानी किसी भी नंबर, यानी कोई भी नंबर भी दूसरे नंबर a को डिवाइड करता है यदि वहाँ पे एक इंटीजर q ऐसा अवेलेबल हो जहाँ पे हम लिख सकते हैं a = b × q, तो हम कहते हैं वहाँ पे डिविजिबिलिटी हुई, ठीक है ना। क्लियर है? तो हम बेसिकली डिफाइंड कैसे कर सकते हैं डिविजिबिलिटी को, तो डेफिनेशन देखो आप, डिविजिबिलिटी क्या है। अ नॉन जीरो नंबर, देखो नॉन जीरो नंबर होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी जीरो से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वो नॉट डिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ए नॉन जीरो नंबर से b is said to divide another number या integer a such that there exists an integer meaning यहाँ पे हम नंबर से ही, ठीक है, q a नॉन जीरो नंबर से v is said to divide another number a, इसको थोड़ा डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे, said to divide another number a if, ठीक है, if there exists an integer q such that हम लिख सकें a = b × q। क्लियर है? ठीक है। अगर कोई किसी, जैसे हमने यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी को यहाँ पे अप्लाई करा था, जैसे देखो यहाँ 36 हमारा डिविडेंड है और 4 हमारा डिवीज़र है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा 36 को 4 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो इस केस में हम कहेंगे कि डिविजिबिलिटी हुई और यहाँ 4 ने 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करा। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ए नॉन जीरो नंबर से b is said to divide another number
a if there exists an integer q such that a equal to bq, तो हम कहेंगे वहाँ पे डिविजिबिलिटी हुई या डिविजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम मैथ्स में नोटेशन यूज़ करते हैं। इसकी नोटेशन क्या है बेटा, इसकी नोटेशन क्या है कि अगर डिविजिबिलिटी हो रही है यानी एक नंबर b डिवाइड करा है नंबर q को, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी इसको रीड करा जाएगा b डिवाइड्स q। क्लियर है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 36 को, एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि हम 36 को लिख सकते हैं 4 डिवाइड 36, यानी कैसे रीड करा जाएगा 4 डिवाइड्स 36। अब इनअदर एग्जाम में यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं ट्रू है। बट अगर आप ये देखोगे, आप एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हमने डिवाइड करना है 25 को डिवाइड करो 3 से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस है। आप देखो कि 25 को आप यहाँ रखोगे 3 टाइम्स में, यानी 3 की टेबल पढ़नी है हमें 35 के अंदर, तो 3 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 3 8 24, यानी 3 8 ज़ा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1 बचा। क्या यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है किसी इंटीजर के लिए 3 इक्वल टू क्यू, नहीं, यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर्स फॉर विच, अगर जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू, यानी इस स्टेटमेंट के लिए यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमारे लिए कोई भी एक ऐसा इंटीजर नहीं है, इंटीजर का मतलब इंटीजर, ठीक है, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना दे, तो हम कहेंगे यहाँ पे 25 डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। यानी 3 और 25 का जो पेयर है वो डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डिविजिबिलिटी यानी 36 के केस में क्या हो रहा था, 36 क्या कर रहा है, 36 पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है 4 से, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है जब एक नंबर दूसरे नंबर को यानी एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं वहाँ डिविजिबिलिटी हुई। अगर वो डिविजिबिलिटी को डिवाइड नहीं करता तो हम उसको कहते हैं कि वहाँ डिविजिबिलिटी नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 25 के लिए यानी 25 के लिए लिख नहीं सकते ऐसे कि 3 डिवाइड, यानी यहाँ क्या है 3 डज नॉट डिवाइड 25, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए रिमाइंडर कितना बचेगा 1 एज ए रिमाइंडर बचेगा, क्लियर है। तो डिविजिबिलिटी आपको क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करो, इतने फिर मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझाता हूँ क्या होती है। चलिए नोट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा यूक्लिड भाई साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको, आप वैसे भी फैमिलियर होगे। यानी इस हेडिंग को चलो मैं वो रब कर देता हूँ, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आप यूक्लिड के बारे में बड़े फैमिलियर हो गए 9th क्लास से। यूक्लिड अपने आप में ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री यानी आपने 9th क्लास में स्टडी करा होगा बेसिक टर्म जैसे कि लाइन, सेगमेंट,
पॉइंट, उनके बेसिक टर्म्स को उन्होंने डिफाइन करा था। और एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के नाम से बुक भी राइट करी थी और बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर बुक थी। इसके अलावा हमारे जो यूक्लिड महान इसलिए भी थे, इन्होंने नंबर थ्योरी के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्रेस करी और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीज़न लैमा पढ़ने जा रहे हैं। बट लैमा को स्टडी करने से पहले हमें यूक्लिड डिवीज़न लैमा को स्टडी करने से पहले हमें लैमा का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो लैमा का मीनिंग क्या होता है? लैमा अपने आप में एक स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है ना। लैमा क्या होता है कि एक ऐसे स्टेटमेंट को लैमा कहा जाता है जो यूज़ करा जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। लैमा का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अ लैमा इज ए स्टेटमेंट यूज टू प्रूव, ये अपना आप में प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। यूज टू प्रूव या लैमा अपने आप में क्या होते हैं? प्रूवन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। लैमा इज ए स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अ लैमा इज ए प्रूवन, मतलब ये अपना आप में भी प्रूव है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। क्लियर है? लेमा का बेसिकली यही मीनिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेमा वैसे तो कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एक्सपेंशन कहो या एक तरीके से कहो हमारा रीस्टेटमेंट ऑफ आवर लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस, यानी जो हम शुरू से ही लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस करते आ रहे हैं उसी का ये रीस्टेटमेंट है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ रीस्टेटमेंट ऑफ आवर लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। अब आप कहोगे कि कैसे लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का ये वो है, चलो आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास में मान लो ये नंबर है डिविजिबल के लिए। पहला नंबर है कि हमें 35 को डिवाइड करना है, मान लो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं? यानी 35 को डिवाइड करना है आपको 4 से, तो आप क्या करते हो? 4 की टेबल पढ़ेंगे। इसमें 4 कितने टाइम्स में गोज़ होगा 35 के अंदर, यानी 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 3 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 35 इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 3, और इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा 4 गोज़ इंटू 35 8 टाइम्स लिविंग रिमाइंडर 3, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि जो 4 है वो 35 को 8 टाइम्स में डिवाइड, मतलब 8 टाइम्स में डिवाइड करता है, लेकिन रिमाइंडर कैसे छोड़ता है? रिमाइंडर 3 छोड़ता है हमारा, यानी 3 एज ए रिमाइंडर आता है, ठीक है। चलो ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर रिमाइंडर होता भी है, रिमाइंडर ऑलवेज एक इंटीजर होगा, लेकिन हम मतलब इस तरीके से, मतलब नॉन जीरो इंटीजर होगा। लेकिन रिमाइंडर जब जहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल होता है वहाँ पे रिमाइंडर 0 भी आता है। तो चलो ऐसा एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। चलो पहले इसको रब कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। जैसे चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे कि मानो 16 को डिवाइड करना है आपको 4 से, तो आप इस तरीके से डिवीज़न प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 4 कितने टाइम्स गोज़ होगा हमारे? 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो हम इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0, और रीडिंग कैसे करेंगे इसे? 4 गोज़ इंटू 16 4 टाइम्स लिविंग रिमाइंडर 0, ठीक है, या नो रिमाइंडर।
यानी हमने देखा यहाँ पे 16 4 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना आता है 0। यूक्लिड ने क्या करा था, मैं बता रहा था आपको, मैं यही बात मैंने बोली थी आपको कि यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रीस्टेटमेंट ऑफ आवर लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। यानी इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही कहते हैं। यानी हम ऑब्जर्व करो आप यहाँ से, यानी जब भी हमने डिवाइड करा किसी भी दो पेयर ऑफ नंबर के लिए, तो हमने देखा जो रिमाइंडर आ रहा है, यानी हमेशा क्या हो रहा है, जो हमारा डिविडेंड है ये हमेशा इक्वल किसके आ रहा है, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली यहाँ देखो जो हमारा डिविडेंड है यानी 16 है, ये डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस हमारा रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है। इसी को यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, बता दिया या रिटर्न करा उसको, उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। क्लियर है? तो चलो मैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं उसे, ठीक है, आप इसको नोट करो। चलो रब कर लूँ, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट है, चलिए उसको हम समझते हैं और वो क्या है, ठीक है। आप इन जो मैंने अभी आपको समझाया इनको मैं दोबारा लिख देता हूँ। अभी हमने ये रिटर्न करा हमने, ठीक है, कि हमने लिखा 35 को जब हम डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो ये कुछ इस तरीके से डिवीज़न प्रोसेस दिखा रहे थे लॉन्ग डिवीज़न को, 4 8 टाइम 32 और हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा था, ठीक है। बेसिकली हम डिविडेंड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा डिवीज़र होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशेंट को क्यू से, और हमारा रिमाइंडर होता है उसे आर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, डिनोट करते हैं। अभी हमने दूसरा एग्जांपल में देखा 16 को हमने डिवाइड करा 4 से, तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा था, यानी 4 टाइम्स जा रहा था, डिविजिबली हो रही थी इसकी, और रिमाइंडर 0 हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा ए 16 यानी जो डिविडेंड है, बी यानी जो हमारा डिवीज़र है वो हमारा 4 है, और हमारा जो कोशेंट है वो भी हमारा 4 है, और जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है। तो यूक्लिड डिवीज़न, यहाँ देखो आप हमेशा ए और बी के लिए, ए और बी यानी दो नंबरों के पेयर के लिए दो नंबर, दो इंटीजर बोलो, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो 0 है, ठीक है ना, 0 है या नॉन 0, यानी हमेशा दो पेयर के लिए, यानी एक पेयर के लिए जिसमें ए और बी नंबर के लिए हमेशा दो नंबर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इस क्यू, आप आर की वैल्यू को नोट करोगे तो जो ये रिमाइंडर है ये ऑलवेज हमारा डिवीज़र, जो हमारा डिवीज़र होता है या डिवाइज़र होता है उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप नोट करो कि डिवाइज़र यहाँ पे, चलो जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, 4 से छोटा है। यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो आइदर हमारा क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है हमारा डिवीज़र से, या 0 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं होगा। अब इसी स्टेटमेंट को लिए आप इसको देखो, यूक्लिड स्टेटमेंट कैसे है हमारा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट है वो देखो, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ना, आपको एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आपको 10th क्लास के अंदर वो लिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए, लेकिन आप थोड़ा स्टडी करना कि पॉजिटिव क्या है, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा प्रूव है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है ना, लेकिन हम जो इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसके अंदर पॉजिटिव को हम इंक्लूड करें, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये नेगेटिव नंबर के लिए भी, मतलब इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो फॉर एनी टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ये ए है थोड़ा, ठीक है, ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, टू पॉजिटिव
ठीक है ना। टू पॉजिटिव या मतलब जीरो भी आ सकता है, तो पॉजिटिव को मूव कर देता हूँ, ठीक है ना। टू इंटीजर्स Q एंड R सच दैट। अब आप स्टेटमेंट को ध्यान रखना, यानी हम किसी भी दो पेयर को, मान लो हम यहाँ पे A को डिवाइड करने जा रहे हैं B से, तो रिमाइंडर मान लेते हैं R आता है और यहाँ पे क्वोशंट आता है, तो आप नोट करोगे कि जो हमारा डिविडेंड है, यानी डिविडेंड है, ये इक्वल होता है हमारा डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। वेयर, यही हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है। वेयर आर की वैल्यू देखो आप, यहाँ आर की वैल्यू ध्यान देना आप कि जो आर है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी होगा, यानी ये डिविज़र से हमेशा छोटा होगा, जो रिमाइंडर होगा वो डिविज़र से छोटा होगा। आप इस चीज़ को नोट करना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ भी साइन दे रखा होगा, इक्वलिटी का और ग्रेटर देन का, बट एक्चुअली में जो आर की रिमाइंडर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आइदर 0 होगी, या तो 0 के इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी, बट बी से ऑलवेज छोटी होगी। आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हो, यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना है 3, यानी जो हमारी आर की वैल्यू है 3 है, लेकिन बी की वैल्यू देखो आप, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 है, तो यहाँ पे भी आप नोट करोगे कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा बी यानी हमारा डिविज़र से छोटा है। और इस केस में आप नोट करोगे जो हमारा रिमाइंडर है ये रिमाइंडर हमारा बी से छोटा है, यानी यहाँ पे 0 है। क्लियर है। तो यही है हमारा यूक्लिड का डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट। एक्चुअली यही तो हम करते आ रहे थे हर किसी केसेस के अंदर, तो ये लॉन्ग डिवीज़न ही तो था हमारा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ आवर लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। क्लियर है। यानी हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ऑलवेज डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है भाई, यही है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्लियर है। तो अब इसके ऊपर आई होप आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्लियर होगा। मैंने पूरा स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले रियल नंबर के अंदर पूरा हमारा रिकैप्चुलेशन करा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने रियल नंबर को डिफ़ाइन करा कि रियल नंबर हमारा क्या होता है, एक कंबाइंड सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। उसके बाद में हमने डिविजिबिलिटी को पढ़ा, डिविजिबिलिटी का नोटेशन पढ़ी। फिर हमने लेमा का मीनिंग सीखा कि लेमा का मीनिंग क्या होता है। लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट को हम लेमा कहते हैं जो दूसरे स्टेटमेंट की होती है। ठीक है। अब यूक्लिड हमने पढ़ा कि यूक्लिड अपने आप में ग्रेट मैथमेटिशियन थे। 9th क्लास में भी हमने इनके कंट्रीब्यूशन का पढ़ा। आगे आप हायर क्लास में भी पढ़ोगे कि इनका नंबर थ्योरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर हमने आगे पढ़ा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारी वही है, एक तरीके से रीस्टेटमेंट है हमारा लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का। अब हम इसके बारे में, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं या उनको कैसे प्रूव करते हैं, तो हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे हम कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। उस एल्गोरिथम का यूज़ होता है बड़ा क्विकली HCF फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए आप नोट करो। ठीक है।